महाराष्ट्र की उठापटक के बीच ममता बनर्जी का बयान सामने आया है और ये बयान एक धमकी और एक बौखलाहट दोनों दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी ने महाराष्ट्र के इस उठापटक पे राजनीतिक घटनाक्रम में एक बयान दिया है और उसने कहा कि जो भी बागी विधायक हैं ये पश्चिम बंगाल आ जाएं, हम इनकी अच्छी खातिर करेंगे। ये शब्द अपने आप में बता रहा है कि ममता बनर्जी को उद्धव ठाकरे की तरह ही इतना घमंड है कि उनको लगता है कि अगर उनके कोई भी राज्य में अगर वो आ जाएगा तो वो उसकी नीयत को बदल सकती हैं, वो उसके विचारों को बदल सकती हैं, यहाँ तक कि वो उसकी राजनीतिक सोच को अपनी ताकत के बल पर बदलने की शक्ति रखती हैं। ममता बनर्जी का जो ये बयान है ये उसी तरह का बयान है जिस तरह से उद्धव ठाकरे पिछले दिनों देखने को मिले और जिनके कारण शिवसेना के जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, वो उनकी कंप्लेंट कर रहे हैं कि अहंकार के कारण वो अपने कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते थे, वो अपने विधायकों से नहीं मिलते थे और जिस तरह का अहंकार उनके अंदर आया, जिस तरह से शक्ति का दुरुपयोग उन्होंने किया। सरकार मतलब भ्रष्टाचार के लिए चल रही थी और सरकार लोगों की सुविधाओं का ध्यान नहीं दे रही थी। ये बहुत सारे मुद्दे ऐसे उठे जिसको देखते हुए जनता में आक्रोश आया और उस जनता के आक्रोश के कारण शिवसेना के सांसद हों या विधायक, वो ये सोचने को मजबूर हुए कि जब वो कुछ समय बाद चुनाव मैदान में जाएंगे तो जनता को क्या मुंह दिखाएंगे। और इसीलिए ये सब जो घटनाक्रम हम देख रहे हैं, इस घटनाक्रम में आप देखिए कि जो मिलने तक का समय नहीं देते थे अपने विधायक और सांसदों को, वो उद्धव ठाकरे अब उनके प्रवक्ता संजय राउत ये बयान दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो एकनाथ शिंदे ने शर्त रखी है कि हम महाविकास अघाड़ी से अलग हो जाएं और हम भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के सरकार बनाएं, हम ये शर्त मानने को तैयार हैं। अब आप याद करिए, संजय राउत वो हैं जो बयानबाजी करते हैं और इस तरह की बयानबाजी करते हैं कि वो किसी का भी अपमान कर देते हैं। वो संपादक हैं सामना के, उसमें कुछ भी लिख देते हैं जो उनके मन में आता है। संपादक हैं, लिखेंगे, लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल वो करते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार को केंद्र सरकार गिराना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी से हम डरने वाले नहीं हैं, चाहे कितनी भी ईडी भेज लो, कितनी भी सीबीआई भेज लो, इस तरह की भाषा इस्तेमाल की थी। हालांकि जो ईडी है, सीबीआई है या एनसीबी है, अगर वो महाराष्ट्र में कोई कार्रवाई कर रही थी तो हमने देखा कि वो जो नेता आज ईडी की गिरफ्त में है, कोर्ट ने भी माना ही होगा ना कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। 100 करोड़ की उगाही, मनसुख हिरेन की हत्या, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या, दिशा सालियान की हत्या, क्या ये ऐसे केस हैं जिसमें कुछ भी तथ्य नहीं है? क्या अगर नारायण राणे ये कहते हैं कि मेरे पास पुख्ता सबूत हैं, तो क्या उन्होंने इतनी बड़ी बात ऐसे ही बोल दी? अगर उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे और वो ऐसे ही बोल रहे थे, अभी तक तो मानहानि के केस में वो जेल में होने चाहिए थे। लेकिन कुछ तो है। लोग कहते हैं अगर कहीं धुआं है तो इसका मतलब कहीं आग लगी है। और ये सब जो हो रहा है, इस सब के बीच हमने देखा कि जब ये जो चीज़ें हुई हैं, इन सब के बीच में ये जो महाराष्ट्र में हुआ, इस सब में अहंकार कम नहीं हुआ। कोई बात करने को तैयार नहीं था। आप देखिए कि अगर ये जो आज नौबत आई है, 2.5 साल बाद ये नौबत आ गई, तो अगर इतना ही मानने को तैयार थे महाविकास अघाड़ी के साथ, आज अगर संजय राउत कह रहे हैं कि हम वापस विचार कर सकते हैं, हम उनके साथ नहीं जाएंगे, जैसा एकनाथ शिंदे कहेंगे वैसा करेंगे, मुंबई आइए, लौट कर आइए, आज क्यों बात करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि आज उनका अहंकार शून्य हो गया। आज वो धरती पर आ गए और अब उनको लगता है कि और कोई रास्ता नहीं है। सरकार तो गई, लेकिन अब लग रहा है पार्टी भी ना चली जाए और इसलिए अब वो अपनी नाक बचाने की कोशिश में हर शर्त मानने को तैयार हैं। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है, क्या एकनाथ शिंदे संजय राउत की इस ऑफर को मानेंगे? तो जहां तक मेरे सूत्र हैं महाराष्ट्र में, जो पत्रकार मित्र हैं, वो बता रहे हैं कि एकनाथ शिंदे अब जिस मोड़ में हैं वो कतई किसी की मानने वाले नहीं है। कम से कम शिवसेना के किसी लीडर की बात अब वो सुनने वाले हैं नहीं। और संजय राउत जिस स्तर पर हैं वो जमीन पे बिल्कुल नहीं है। वो हवाई नेता हैं, केवल सामना में संपादक हैं। उस कारण से जो मन में आता है लिख देते हैं, जो आता है मुंह में वो बोल देते हैं। उनकी बात को तवज्जो कोई शिवसेना में देता नहीं है।
और उनके कहने से आपको बता दूं, वो राज्यसभा में गए हैं लेकिन वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकते, वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि महाराष्ट्र में उनको कोई वोट देने वाला है नहीं। तो हवाई नेता हैं और इसलिए उस हवाई नेताओं के कारण जो माहौल खराब हुआ है महाराष्ट्र में, आज उद्धव ठाकरे उसको भुगत रहे हैं। तो इनके बयान पर कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा जो चौंकाने वाला बयान आ रहा है महाराष्ट्र की जो हालात को हम देख रहे हैं, इसमें ममता बनर्जी का बयान है। ममता बनर्जी का ये जो बयान है, इससे लग रहा है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, एक कहावत है कि भाई किसी दूसरे की शादी में आप क्यों बीच में कूद रहे हो। तो ममता बनर्जी का मुझे समझ नहीं आ रहा, मामला महाराष्ट्र का है, मामला शिवसेना का अंदरूनी है, मामला शिव सैनिकों के नाराजगी का है उद्धव ठाकरे के विरुद्ध, लेकिन ममता बनर्जी क्यों बयान दे रही हैं? ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में क्यों ट्रीटमेंट की बात कर रही हैं, यानी धमकी दे रही हैं? उनकी सरकार पे तो कोई बात आ नहीं रही। हाँ, वो ये कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी धन का, बल का, पद का दुरुपयोग कर रही है। तो ममता बनर्जी जी से मैं पूछना चाहता हूँ, भाई आपकी सरकार को तो किसी ने नहीं छेड़ा। अगर आप ये कह रही हैं कि केंद्र सरकार किसी भी सरकार को पावर से, पैसे से गिरा सकती है और वो महाराष्ट्र में जो कर रही है, तो फिर इसका मतलब पश्चिम बंगाल की सरकार तो गिर जानी चाहिए थी, क्योंकि सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कब से ये मांग कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की सरकार गिराओ। बहुत हिंसा हो रही है, पुलिस बेलगाम हो गई है, टीएमसी के गुंडे आए दिन हिंसा कर रहे हैं, तो आपकी सरकार तो कब की गिर जानी चाहिए थी। और यदि पश्चिम बंगाल की सरकार नहीं गिरी तो आप समझिए कि केंद्र सरकार पद का, पैसे का, ताकत का दुरुपयोग नहीं कर रही है। इससे बड़ा सबूत और कोई नहीं है। आप जो आरोप लगा रही हैं, आपकी जो बौखलाहट है, वो असल में लोकसभा चुनाव को देखते हुए आपको लगता है कि आप पीएम फेस बन जाएं और आप विपक्ष का चेहरा बनकर कुछ दिन सुर्खियां बटोरें और अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कर ले जाएं, क्योंकि आपको भी अब लगने लगा है ममता बनर्जी जी कि कांग्रेस तो खत्म, तो कांग्रेस का दूसरा कौन हो ऐसा जो कांग्रेस का स्थान ले। तो आपको लगता है, टीएमसी को लगता है कि हम आ जाएंगे इस जगह, लेकिन अभी मंजिल दूर है। धमकी ये देना बता रहा है कि ममता बनर्जी की बौखलाहट जो है, कहीं उसके पीछे एक चिंता, एक डर है। और वो इसलिए है, उनको लगता है कि महाराष्ट्र में जब इस तरह के हालात हो सकते हैं कि अंदर से विद्रोह पैदा हुआ और एक विधायक, एक लीडर वो पार्टी को पूरी को तोड़ने की ताकत रख सकता है, इस तरह का विद्रोह अंदर से हो सकता है कि 9 सांसद और 40 विधायक टूट कर के साथ आ सकते हैं। और ये अगर हो सकता है तो उनको लगता है पश्चिम बंगाल में भी ये ना हो जाए। उनको चिंता है पश्चिम बंगाल की कि जो महाराष्ट्र में हुआ है वही मोदी सरकार अगर कर सकती है तो पश्चिम बंगाल में भी कर सकती है। और इसीलिए ममता बनर्जी को लगता है कि पहले से ही हल्ला करना शुरू कर दो कि अरे ये तो गड़बड़ हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है, और सब मिल जाओ, सारे मिलकर के एक साथ इकट्ठे हो जाओ। तो लेकिन एक कहावत है कि सारे गीदड़ मिल जाएं तो वो शेर का शिकार नहीं कर सकते। भाजपा शेर की मुद्रा में है, और ये बाकी जो है ना, मैं आगे बोलना नहीं चाहता, किसी दल को इस तरह की भाषा मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ये कहावत है कि सारे गीदड़ मिल जाएं तो एक हाथी का शिकार नहीं कर सकते। तो ये सब बौखलाहट है, और बौखलाहट किस लिए है वो समझ में आ रहा है, अपना अपना स्वार्थ दिख रहा है, भय लगा हुआ है, डर है। लेकिन हाँ, ये मैं कह सकता हूं कि पश्चिम बंगाल हो ना हो, अगला नंबर राजस्थान का जरूर है। और अभी आप कुछ दिन बाद देखेंगे, अभी तो फिलहाल महाराष्ट्र की जो बातें हैं, देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंचे हैं, पार्टी की आला कमान ने उनसे बात करने के लिए बुलाया है, क्योंकि जो एकनाथ शिंदे ने कंडीशन रखी है वो कंडीशन है 25 मंत्रियों की, वो कंडीशन है भाजपा में विलय होने की। तो इन सब का निर्णय जेपी नड्डा जी और हाईकमान वही करेगा, और इसलिए वो दिल्ली में है। लेकिन ममता बनर्जी की जो धमकी है, जो वो देख लेने की बातें कर रही हैं, जो वो सुधार करने की बात कर रही हैं कि हमारे यहाँ आए तो खातिरदारी अच्छी करेंगे, तो ममता बनर्जी जी आप जरा उत्तर प्रदेश में आइए, मैं आपको न्योता दे रहा हूँ। योगी जी कहें ना कहें, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, मैं दिल से आपको कह रहा हूँ। आपको सब दीदी बोलते हैं, मोदी जी भी दीदी बोलते हैं, मैं दीदी भी बोल दूंगा, बुआ भी बोल दूंगा। आप यूपी में आइए और टीएमसी के जितने गुंडे हैं सबको लाइए, हम बहुत अच्छी खातिर करेंगे और उनको बढ़िया से मंदिर भी घुमाएंगे, उनको मथुरा के पेड़े भी खिलाएंगे। वंदे मातरम।